Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो ब्यूरोक्रेसी वाला क्वेश्चन है वो डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनिट 1 के अंदर टोटल 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और जिस भी सब्जेक्ट की मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ उन सबकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। सो प्लीज़ केयरफुली आप अपना सेमेस्टर और सब्जेक्ट जो है चेक करके प्लेलिस्ट को ओपन करके नोट्स बना सकते हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगी जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करूँ। डेली बेसिस पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी क्वायरीज आती हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखना, एक नहीं तो 2 दिन में मैं आपको रिप्लाई कर ही दूंगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन ब्यूरोक्रेसी, राइट डाउन द टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। नाउ सबसे पहले आपने लिखना इंट्रोडक्शन। ब्यूरोक्रेसी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक और प्राइवेट। तो ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जहां पर फॉर्मल एग्रीमेंट होते हैं सरकार या लोगों के बीच में, या फिर सरकार कोई एग्रीमेंट साइन कर रही है लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों को हेल्थ सर्विसेज दे रही है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। अब ये ब्यूरोक्रेसी जो है उसी का ही पार्ट है उस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का। अब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पब्लिक सरकारी भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। ब्यूरोक्रेसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हायरार्किकल अथॉरिटी रिलेशंस। अब जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसमें हायरार्की ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि हायर अथॉरिटी के ऑफिसर्स होते हैं, उनके नीचे उनके सबॉर्डिनेट्स काम करते हैं और सबॉर्डिनेट्स के नीचे और भी जो क्लर्क्स होते हैं वो काम करते हैं। यानी हायरार्की में पावर जो है वो डिवाइडेड होती है लोगों के बीच में। रिक्रूटमेंट बाय कॉम्पिटेंस एंड फिक्स्ड सैलरीज। अब यहाँ पर जो भी उनकी पोस्टिंग होती है, जो भी उन्हें काम दिया जाता है वो उनकी कॉम्पिटेंसी यानी कि उनकी स्किल को देखकर, उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस को देख के काम दिया जाता है। और हर किसी की फिक्स्ड सैलरी होती है, किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं होती, आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपको सैलरीज दी जाती हैं। इट्स गोल इज़ टू रैशनल, एफिशिएंट एंड प्रोफेशनल। अब यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि ऐसा कोई काम करना, फॉर्मल एग्रीमेंट करना जिसमें रैशनैलिटी हो, सोच समझकर लॉजिकली सरकार कोई ऐसा काम कर रही है जिसके लिए लोगों का भला होगा। एफिशिएंट, बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम करने की कोशिश की जाती है। प्रोफेशनल, एकदम प्रोफेशनल, रूल्स रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट और एथिकल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चेक कर तब यहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से ब्यूरोक्रेसी में काम होता है। ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्टेड बिफोर वर्ड्स एंड थ्योरीज वर डिवाइज्ड टू डिस्क्राइब इट इन डिटेल। तो ब्यूरोक्रेसी जो ये वर्ड है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये तब से है जब इसके लिए कोई वर्ड या फिर कोई थ्योरी भी नहीं थी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। हम ये कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी एक बहुत ही पुराना टर्म है और एशियन टाइम में ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी जब सरकार लोगों के लिए कानून बना रही है या फिर कोई प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर बैठ के कुछ फॉर्मल एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी इज शेप्ड बाय एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस इंक्लूडिंग सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर। अब किसी भी कंट्री की ब्यूरोक्रेसी कैसी होगी वो वहाँ के एनवायरनमेंट पे डिपेंड है। जैसी एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी, जैसी सोसाइटी होगी, रूल्स रेगुलेशन होंगे सोसाइटी के अंदर, जैसे नॉर्म्स होंगे, वैसे ही वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलेगी। उसके अलावा जैसी सभ्यता होगी, कस्टम्स होंगे, ट्रेडिशंस होंगे, आर्थिक स्थिति होगी किसी कंट्री की, राजनीतिक स्थिति होगी, उन सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही वहाँ की ब्यूरोक्रेसी काम करती है और वैसा ही उसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग। ब्यूरोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ब्यूरो यूज्ड अर्ली इन द 18th सेंचुरी। सो ब्यूरोक्रेसी वर्ड जो है लैटिन वर्ड ब्यूरो से लिया गया है जो पहले 18th सेंचुरी में सबसे पहले यूज़ किया गया था इन वेस्टर्न यूरोप टू रेफर टू एन ऑफिस। तो वेस्टर्न यूरोप वाले हिस्से में सबसे पहले इसे 18th सेंचुरी में वर्ड को यूज़ किया गया था और इसका मतलब होता है ऑफिस, दैट इज़ अ वर्क प्लेस वेयर ऑफिशियल्स वर्कड। तो ऐसे काम करने वाली जगह जहाँ पर ऑफिसर्स बैठते हैं, एग्रीमेंट साइन होते हैं, ठीक है, वहाँ पर सरकार जो है ऑफिस में बैठ के लोगों के लिए कानून बनाती है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, एक ऑफिस होता है जहाँ पर पेपर वर्क का काम किया जाता है। द टर्म ब्यूरोक्रेसी केम इनटू यूज फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 एंड फ्रॉम देयर रैपिडली स्प्रेड टू अदर कंट्रीज। ये जो टर्म है ब्यूरोक्रेसी ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है, यानी कि फ्रांस के अंदर एक क्रांति हुई थी तब ये वर्ड जो है वहाँ पर देखने को मिला था।
उसके बाद ये धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ में फेमस हुआ। तो सबसे पहले फ्रांस में इसका यूज़ किया गया है वर्ड का, ब्यूरोक्रेसी का। उसके बाद बाकी जितनी भी कंट्रीज़ है वर्ल्ड की, उन्होंने इस वर्ड को यूज़ करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है डेफिनेशंस। अब यहाँ पर जो भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, आपको टू द पॉइंट वैसे ही डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेशन का मतलब होता है किसी भी ऑथर या स्कॉलर के कहे हुए वर्ड्स। एग्जैक्ट डेफिनेशंस आपने ऐसे ही लिखनी है। आप एक दो बार अपनी नोटबुक में लिख के देख लेना, आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगी। और सबसे ईजिएस्ट वन मैंने यहाँ पर आपको लिख के दी है। सो यहाँ पर जिस पैटर्न से मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ अपना आंसर वैसे ही ट्राई करना लिखने के लिए एग्जाम में, जैसे इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशंस, इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। सो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू पॉल एच Appleby, bureaucracy is a system of administration characterized by expertness, impartiality and absence of humanity. So bureaucracy एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो भी पेपर वर्क हो रहा है वो एक्सपर्ट्स द्वारा किया जाता है। मीन्स जो भी पर्सन वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं वो अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं। और यहाँ पे इम्पार्शियलिटी यानी बिना किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किए हुए, पार्शियलिटी किसी के साथ भी नहीं होती है, इम्पार्शियल होकर वो लोग काम करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू फिफ्ना, bureaucracy is a systematic organization of tasks and individuals into a pattern which can most effectively achieve the ends of collective effort. अब यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में सिस्टमैटिक तरीके से काम किया जाता है। टास्क हो चाहे इंडिविजुअल्स हो, हर किसी का काम जो है पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड होता है कि कौन से पर्सन ने कौन सा टास्क करना है, और एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर कर वो लोग काम करते हैं। अब उस ऑफिस में जितने भी लोग होंगे उन सबका कलेक्टिव एफर्ट होगा, यानी मिलकर वो लोग एक ही टास्क को कर रहे होंगे, और उनका जो गोल होगा, उनका जो एंड होगा वो बिल्कुल सेम होगा। हर किसी का एक ही एम होगा जिसके लिए वो सब लोग जो है उस ऑफिस में काम कर रहे हैं, उस ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है। नेक्स्ट हेडिंग है, टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। फर्स्ट पॉइंट है, गार्डियन ब्यूरोक्रेसी। Plato's concept of the philosopher king is an example of the guardian bureaucracy. अब जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट है फिलोसोफर किंग का, वो इस गार्डियन ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम्पल है। प्लेटो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था फिलोसोफर किंग, जिसका मतलब होता है जो भी किंग उस एरिया पे रूल कर रहे हैं उन्हें रूल करने की परमिशन किसने दी है, किंग ने। तो जो भी बात किंग कहेंगे वो सारी जनता को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो किसकी बात है, वो गॉड की बात है, यानी कि गॉड ही उन लोगों को ऐसा बोल रहे हैं। सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये प्लेटो ने दिया था, और यही गार्डियन ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम्पल है। दीज गार्डियन वर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन। अब जो भी गार्डियन को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी जो भी पर्सन ऑफिस में बैठ के रूल रेगुलेशन का काम करेगा, कानून बनाएगा, वो उसके एजुकेशन के बेसिस पे चूज़ किया जाएगा। एंड वर कंसिडर्ड द कस्टोडियंस ऑफ जस्टिस, यानी लोगों को इंसाफ भी वही पर्सन देगा, इंसाफ को बचाकर वो पर्सन रखेगा। एंड वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, और कम्युनिटी का वेलफेयर भी वही करेगा, क्योंकि जो कानून बनाएगा वही तो वेलफेयर का काम करेगा, लोगों के भले के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर मतलब है कि प्लेटो ने ये बोला है कि जो भी किंग है, वो किंग क्यों वहाँ पर किंग है, लोग उसकी क्यों बात माने, क्योंकि गॉड ने ही उसको चूज़ किया है। गॉड ने किंग को बोला है कि आपने जाकर लोगों के लिए भले का काम करना है, आपने उनके लिए कानून बनाने हैं। सच ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्टेड इन चाइना बिफोर 1960 AD, और ऐसे टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी चाइना में भी एग्जिस्ट करती थी 1960 से पहले। एंड इन रशिया बिटवीन 1640 to 1740 AD, और रशिया में गार्डियन ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी 1640 से लेके 1740 AD में। द गार्डियन ब्यूरोक्रेसी इज ट्रेडिशनलिस्टिक एंड कंजर्वेटिव। ऐसी टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत ही पुराने टाइप की है, कंजर्वेटिव है, इसकी बहुत नैरो अप्रोच है। आज के टाइम में हमें किसी भी कंट्री में गार्डियन ब्यूरोक्रेसी देखने को नहीं मिलती है। दे आर ऑल्सो लाइकली टू बिकम अलूफ फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड पोलिटिकल प्रॉब्लम्स। दे बिकम अथॉरिटेरियन। अब क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ जैसे किंग जो है उनको रूल मिल जाता है कोई भी कानून बनाने का, उनके पास पावर होती है, तो वो अथॉरिटेरियन हो जाते हैं, यानी कि मनमानी कर कर कोई भी कानून बनाते हैं और लोगों को सप्रेस करते हैं, लोगों को जो है एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसकी वजह से गार्डियन ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है टाइम के साथ वैनिश हो गया। ये आज हमें देखने को नहीं मिलता है। सेकेंड टाइप है कास्ट ब्यूरोक्रेसी। कास्ट ब्यूरोक्रेसी इज फाउंड इन ओलिगार्कियल पॉलिटिकल सिस्टम। देखो, कास्ट ब्यूरोक्रेसी जो है ये हमें ओलिगार्कियल पॉलिटिकल सिस्टम में देखने को मिलती थी, जहाँ पर कुछ ही लोग कानून बनाएंगे लोगों के लिए, और वो कुछ लोग कौन होंगे, जो वेल्दी फैमिली, रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे।
इन दिस रिक्रूटमेंट इज़ मेड ओनली फॉर वन क्लास। तो जो भी उस ऑफिस में बैठेगा, जो भी लोगों के लिए कानून बनाएगा, वो सिर्फ एक ही क्लास का इंसान होगा, यानी कि वो हायर क्लासेस से आता होगा, वही पर्सन जो है उस ऑफिस में बैठ सकता है। दिस मीन्स ओनली पर्सन बिलोंगिंग टू हायर क्लासेस और कास्ट कैन बिकम पब्लिक ऑफिशियल। तो सिर्फ वही इंसान उस ऑफिस का हिस्सा बन सकता है जो हायर क्लास से है या फिर हायर कास्ट से है। इन इंग्लैंड अरिस्टोक्रेसी क्लासेस वर प्रेफर टू मैन द सिविल सर्विस पोजीशन। इंग्लैंड में भी एक टाइम पर ऐसा होता था कि सिविल सर्विसेज में सिर्फ वही इंसान जा सकता है जो अरिस्टोक्रेसी से है, मतलब रिच फैमिली से है, वेल्दी फैमिली से है। सिमिलरली हमें एग्जाम्पल इंडिया में भी देखने को मिलता है। एंशियंट टाइम में ओनली ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास कुड बिकम हाई ऑफिशियल्स, यानी कि सिर्फ ब्राह्मण्स और क्षत्रियास ही हाई ऑफिशियल्स बन सकते थे और जो मेन ऑफिस का हिस्सा है वो लोग बन सकते हैं। बाकी के जितने भी ट्रेडर्स हैं, एग्रीकल्चरल लोग हैं, वो लोग इसका पार्ट नहीं बन सकते थे। फिर थर्ड है आपका पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। इफ़ पब्लिक अपॉइंटमेंट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल फेवर और एज पॉलिटिकल रिवॉर्ड, इट इज़ टर्म्ड एज पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। ऐसी ब्यूरोक्रेसी जिसमें लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है पर्सनल फेवर के अकॉर्डिंग, यानी कि हम अपने रिलेटिव्स को या फिर अपने जान पहचान के लोगों को ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बना रहे हैं, या फिर कोई पॉलिटिकल रिवॉर्ड है कि कोई पर्सन हमें जो है वेल्दी है, रिच है, हमें रिवॉर्ड कर रहा है, हमें कोई ना कोई इनाम दे रहा है, उससे खुश होकर हम उसको अपना जो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बना रहे हैं। तो ऐसी ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। दिस टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पॉइल्स सिस्टम। तो इसको हम स्पॉइल्स सिस्टम भी कहते हैं। द स्पॉइल सिस्टम प्रेवलेंट इन USA प्रोवाइड फॉर सच टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो आज जो पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी है ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? USA में, वेयर ईच एडमिनिस्ट्रेशन हैड अ फ्री हैंड टू हायर एंड फायर वर्चुअली ऑल फेडरल वर्कर्स। तो यानी कि वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी होता है उनका फ्री हैंड है, वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, उसको किसी को भी निकाल सकते हैं एज अ फेडरल वर्कर, जो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है। इन ब्रिटेन बिफोर 19th सेंचुरी द सिस्टम सर्व्ड द अरिस्टोक्रेसी टू गिव एंट्री इनटू द सिविल सर्विसेज। और सेम इसी तरीके से जब अरिस्टोक्रेट के लोग यानी वेल्दी और रिच फैमिलीज़ के लोग जब ब्रिटेन के अंदर गिफ्ट देते थे ब्यूरोक्रेटिक लोगों को, तो सिर्फ वही हिस्सा बन पाते थे। तो इस तरीके से ब्रिटेन में भी 19th सेंचुरी में हमें जो है पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलती थी। लास्ट फोर्थ टाइप है मैरिट ब्यूरोक्रेसी। इफ़ द सिविल सर्विसेज आर अपॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ मैरिट थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज़ टर्म्ड एज मैरिट ब्यूरोक्रेसी। तो अगर किसी भी सिविल सर्वेंट को अपॉइंट किया जाता है, उससे पहले उससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिया जाता है और पूरी एक मैरिट लिस्ट बनाई जाती है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी सिविल सर्वेंट को चूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं मैरिट ब्यूरोक्रेसी, कि मैरिट के अकॉर्डिंग हमने ब्यूरोक्रेसी को डिज़ाइन किया है। इन दिस ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटमेंट इज़ बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन। तो हर पर्सन की क्वालिफिकेशन और स्किल्स के अकॉर्डिंग उस पर्सन को ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनाया जाता है। गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स। एक पर्सन की क्वालिटी को चेक करने के बाद कि वो कैपेबल है उसका पार्ट बनने के लिए ब्यूरोक्रेसी का या नहीं, देन उसको जो है वहाँ पर रिक्रूट किया जाता है। इन मॉडर्न टाइम्स ब्यूरोक्रेसी पुट स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन पॉलिटिकल कंट्रोल। और आज के मॉडर्न टाइम में ज़्यादातर हमें कंट्रीज़ में मैरिट ब्यूरोक्रेसी ही देखने को मिलती है। और ब्यूरोक्रेसी जो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। जो भी ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो MLA MP हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं और उनका पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर कंट्रोल रहता है कि कहीं पॉलिटिकल MLA MP कोई करप्शन ना करे। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो वो पहले ही अलर्ट हो जाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। क्योंकि किसी भी कंट्री की ब्यूरोक्रेसी को उसका बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो देखो परमानेंट है। जो IAS है, IPS ऑफिसर्स हैं, जो IFS ऑफिसर्स हैं, जो और ऑफिसर्स काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में बैठकर, तो वो परमानेंट होते हैं। एक बार अपॉइंट हो जाते हैं, देन अपनी जो रिटायरमेंट होती है तब उनका जो है रिटायरमेंट एज होने पर की जाती है। बट जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो 4 to 5 ईयर्स के लिए आते हैं, तो पार्टीज तो चेंज होती रहती हैं। इसीलिए कंट्री में करप्शन ना हो तो ब्यूरोक्रेट्स पूरा कंट्रोल रखते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर। नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। फर्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर। The work of the organization gets divided among the employees in such a way that each employee has only a certain part of the work to perform. अब यहाँ पर काम को बांट दिया जाता है जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, ताकि हर एम्प्लॉय को कुछ ही पार्ट या कुछ ही हिस्सा करना पड़े उस टोटल वर्क का। मीन्स उस टास्क को करते वक्त हर कोई उसका पार्ट बने और वो टास्क जो है कंप्लीट हो टाइम पर और एफिशिएंटली कंप्लीट हो वो टास्क। द होल वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रोकन डाउन इनटू अ नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। उस
पूरे टास्क को जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। देन हर पार्ट में जो है एक एम्प्लॉय को सौंप दिया जाता है कि आप स्पेसिफिक टास्क पर काम करोगे। ईच एम्प्लॉय हैज़ अ स्पेशलाइज्ड जॉब। हर एम्प्लॉय की एक स्पेशलाइज्ड जॉब होती है विच ही परफॉर्म्स रिपीटेडली एंड हैंस बिकम एफिशिएंट। तो कोई भी एम्प्लॉय अगर एक ही काम को, एक टाइप ऑफ टास्क को करता रहेगा तो बार बार करने से उस टास्क की उसे एफिशिएंसी पता चल जाएगी, यानी कि वो काम बहुत अच्छे से कर पाएगा। सिंस एवरी एम्प्लॉय सिमिलरली बिकम्स एफिशिएंट एट हिज पर्टिकुलर जॉब। इस तरीके से हर एम्प्लॉय जो है एक स्पेसिफिक फील्ड में एफिशिएंट हो जाएगा, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल आर हाई। इसी तरीके से अगर हम एज अ होल पूरा ऑर्गेनाइजेशन को लेके देखें, वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे स्पेशलाइज्ड हैं अपनी अपनी फील्ड में और अच्छे से काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन और एफिशिएंट हो जाएगी, वो ऑर्गेनाइजेशन और अच्छे से काम कर पाएगी, लोगों के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ बना पाएंगे। सेकेंड है हायरार्की। इन एवरी ब्यूरोक्रेसी देयर इज़ अ चेन ऑफ कमांड और हायरार्की। अब ऑफिस के अंदर जितने भी लोग होंगे वो सब एक चेन में बंधे होंगे, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो आइसोलेट होगा, अलूफ होगा, अलग से कोई टास्क करेगा। जो भी टास्क होगा सब मिलकर करेंगे और वहाँ पर हायरार्की देखने को मिलेगी, यानी कि जो ऑफिसर्स होंगे हायर अथॉरिटीज़ के, देन उनके नीचे ऑफिसर्स होंगे, देन उनके भी नीचे ऑफिसर्स होंगे। तो यहाँ पे टास्क जो है वो डिवाइडेड होगा वर्टिकली, यानी कि जो हायर अथॉरिटीज़ के लोग हैं वो उनके नीचे बात मानेंगे, जो उनसे भी नीचे होंगे वो उनके सबॉर्डिनेट उनकी बात मानेंगे। तो यहाँ पे हायरार्की में काम को बांटा होगा। दैट मीन्स दैट आर क्लियर लेवल ऑफ ग्रेड्स अथॉरिटी। तो ये यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो ग्रेडेड अथॉरिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, यानी कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे हायर अथॉरिटी से लेके लोअर अथॉरिटी तक लोग जो है एक चेन में बंधे होंगे। ऑल एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नो हु देयर बॉसेस। अब ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को पता होगा कि उनका बॉस कौन है, उनको ऑर्डर किसने दिया है और वो जो टास्क दिया है वो कितने टाइम तक कंप्लीट उन्होंने करना है। ईच पर्सन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द चेन ऑफ कमांड। अब जितने भी लोग उस चेन में बंधे होंगे उन सबको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी एक दूसरे की। जो भी लोअर अथॉरिटीज़ के लोग होंगे, जो भी उन लोगों को ऑर्डर दिए होंगे हायर अथॉरिटीज़ ने, उन्हें वो काम टास्क अच्छे से करना पड़ेगा और टाइम पे कंप्लीट करना पड़ेगा। दैट इज़ पीपल शुड गिव ऑर्डर ओनली ऑन देयर ओन सबॉर्डिनेट्स एंड रिसीव ऑर्डर ओनली थ्रू देयर ओन इमीडिएट सुपीरियर। यानी कि यहाँ पर चेन के अंदर आप सिर्फ ऑर्डर किसको दे सकते हो, जो आपके सबॉर्डिनेट है, आपके जो नीचे काम कर रहे हैं, जो आपके क्लर्क्स हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आप उनको ऑर्डर दे पाओगे और जो आपके सुपीरियर हैं आप उनके ऑर्डर्स रिसीव करोगे। तो यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेन के अंदर आपकी पोजीशन क्या है, आप कौन से लेवल पर आ रहे हो, आप हायर अथॉरिटीज़ में हो, आप लोअर अथॉरिटीज़ में हो, आप कहाँ पर हो। अगर आप हायर अथॉरिटीज़ में आओगे आप दूसरों को ऑर्डर दोगे, अगर आप लोअर अथॉरिटीज़ में आओगे तो आप ऑर्डर्स रिसीव करोगे। हायरार्की प्रोवाइड्स वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे वर्टिकल कोऑर्डिनेशन होगा, ऊपर से लेके नीचे तक लोग इन्वॉल्व होंगे जिनमें टास्क को डिवाइड किया होगा, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था को चलाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो कि उनको टास्क किसने दिया है और कितने टाइम में करना है और उनकी कितनी पावर है। द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्कियल ऑफिस अथॉरिटी इज फाउंड इन ऑल द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स वेदर पब्लिक और प्राइवेट। सो जो ये प्रिंसिपल है, यानी कि जो ये सिद्धांत है कि हायरार्की में काम होगा, पावर डिवाइड होगी, टास्क को सब मिलकर काम करेंगे, ये आपको हर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, हर ऑफिस में देखने को मिलेगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। थर्ड पॉइंट है रिटन डॉक्यूमेंट्स। बिजनेस इज कंडक्टेड थ्रू रिटन रूल्स, रिकॉर्ड्स एंड कम्युनिकेशन। तो जो भी बिजनेस किया जाएगा, जो भी रूल्स बनाए जाएंगे, जो भी वहाँ पे काम किया जाएगा, पेपर वर्क होगा, उसको रिटन रिकॉर्ड में रखा जाएगा। जो भी रूल्स होंगे, ऐसा नहीं कि वर्बली बोले और ख़त्म, वहाँ पर हर एक चीज़ की डिटेल नोट वहाँ पर रखना पड़ेगा। द मैनेजमेंट ऑफ द मॉडर्न ऑफिस इज़ बेस्ड अपॉन द रिटन डॉक्यूमेंट। तो आजकल के जितने भी ऑफिस हैं वो सारे इसी चीज़ पे बेस्ड हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स पे, विच आर प्रिजर्व्ड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। और उनको बिल्कुल ही वैसे ही ओरिजिनल फॉर्म में एग्रीमेंट्स को सेव किया जाएगा, ताकि फ्यूचर में उसकी कॉपी जो है, उसका एग्जाम्पल जो है, कभी भी आपको कोई और टास्क करना है उससे रिलेटेड तो आप उससे एग्जाम्पल ले सकते हो। सिंस नथिंग कंसर्निंग द ऑफिस इज़ प्राइवेट। अब ऑफिस का कुछ भी निजी नहीं होता, कुछ भी प्राइवेट नहीं होता। अगर आप कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो, जब 10 लोग आपके साथ बैठे हैं, 5 लोग आपके साथ बैठे हैं, आप कोई कानून बना रहे हो, आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, तो आपका कुछ भी प्राइवेट नहीं है। एवरी ट्रांजैक्शन
डिसीजन एंड ऑर्डर इज़ रिकॉर्डेड। तो आपके जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की हैं, किसी को पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, आपने जो भी डिसीजन लिया, आपने किसी को ऑर्डर दिया है, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाएगा, हर एक चीज़ को रिकॉर्ड किया जाएगा। दिस हेल्प इन डिसीजन मेकिंग इन द फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें अगर हम रिटर्न में रिकॉर्ड में रखते हैं ना, तो फ्यूचर में इससे बहुत हेल्प मिलती है। डॉक्यूमेंट्स मेक द एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल टू द पीपल। अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे तो लोग भी अकाउंटेबल फील करेंगे, यानी कि कल को अगर लोग सरकार से पूछते हैं कि आपने ये कानून बनाया है तो किस बेसिस पे बनाया है, तो सरकार उनको आंसरेबल होगी, वो उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा सकती है, वो उन्हें पेपर वर्क जो है उसके पीछे के सारे जो बिल्स हैं वो दिखा सकती है। सो प्रोवाइड अ रेडी रेफरेंस फॉर द फ्यूचर डिसीजंस। और उसके साथ साथ फ्यूचर में अगर कोई ऐसा कानून बनाना है, कोई डिसीजन लेना है, तो उसके लिए पहले से ही उनके पास रेफरेंस होगा कि वो पहले ऐसा काम कर चुके हैं और ये एग्रीमेंट उन्होंने ऐसे किए थे, तो उनके पास पहले से ही रेफरेंस पड़ा हुआ है वहाँ से हेल्प लेने के लिए। तो रिटन डॉक्यूमेंट भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्यूरोक्रेसी का। फोर्थ पॉइंट है एडहेरेंस टू रूल्स। द मैनेजमेंट ऑफ द ऑफिस फॉलोज जनरल रूल्स। अब जितने भी ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर उसको मैनेज करने के लिए सर्टेन रूल्स को फॉलो किया जाता है। नॉलेज ऑफ दीज रूल्स रिप्रेजेंट अ स्पेशल टेक्निकल लर्निंग। वहाँ पर ऑफिसेज में अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम होता है तो यहाँ पर ये पता लगता है कि जो भी पर्सन है उन्हें एक स्पेसिफिक टेक्निकल लर्निंग की है, यानी कि उन्होंने वो सब चीज़ें सीखी हैं, देन उसके बाद वो कोड ऑफ कंडक्ट को जानकर वो वहाँ पर ऑफिस में काम कर रहे हैं। रूल्स इंश्योर्स एफिशिएंसी। अगर आप रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करते हो तो आपके काम करने की एफिशिएंसी, क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। आप सबके साथ कोऑपरेट करके काम कर रहे हो और टाइमली उस काम को ख़त्म कर रहे हो। सिंस दे हैव टू अवॉइड मिस्टेक, तो कोई भी मिस्टेक करने की जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं अगर वहाँ पर काम जो है रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। फिर फिफ्थ पॉइंट है इम्पर्सनैलिटी। Officials are expected to carry out their duties without allowing themselves to be influenced by their personal likes and dislikes. अब यहाँ पर जो भी ऑफिसर्स काम करेंगे उनकी यही ड्यूटी बनती है कि वो बिल्कुल भी इस चीज़ से इन्फ्लुएंस ना हो कि उनके पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। तो जब भी ऑफिस में कोई भी काम किया जाएगा, कोई एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, तो उनमें पर्सनल चॉइस नहीं आनी चाहिए। एम्प्लॉय मे लाइक वन क्लाइंट और डिसलाइक अदर। अब हो सकता है काम करते वक्त किसी एम्प्लॉय को एक क्लाइंट अच्छा लग रहा है, उसकी बातें अच्छी लग रही हैं, वो लॉजिकली बात कर रहा है, और दूसरा क्लाइंट इलॉजिकल बातें कर रहा है और उसे वो अच्छा नहीं लग रहा है। ही मस्ट ट्रीट देम सिमिलरली। बट यहाँ पर एक ब्यूरोक्रेटिक पर्सन की क्या पहचान होती है कि वो दोनों को ही इक्वल ट्रीट करेगा, किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। ऑफिशियल बिजनेस इज़ कंडक्टेड विदाउट बायस। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं होगी, हर किसी की बात जो है वहाँ पर सुनी जाएगी। देन उसके बाद जो है वो लोग रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, देन उसके बाद जो है वो काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है करियर सिस्टम। एम्प्लॉयमेंट of a member of bureaucracy constitute a career. The official is set for a career within the hierarchical order of the public service. अब यहाँ पर जो भी ब्यूरोक्रेसी के एम्प्लॉयमेंट मेंबर्स होंगे उनके पास एक करियर ऑप्शन होगा, यानी कि अगर वो सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज़ का पार्ट है, वो प्रमोशन करवाकर वो अपनी स्किल्स के, अपने नॉलेज के बेसिस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू अपनी अथॉरिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास करियर में चॉइसेस होंगे, आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपने करियर में और अच्छा बेहतर कर सकते हो। ही मूव्स फ्रॉम द लोअर लेस इंपॉर्टेंट एंड लोअर पे टू द हायर पोजीशन। तो आप अगर लोअर पोजीशन पे हो, आप लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हो, आपको कम सैलरी मिलती है, तो आप अपनी स्किल के बेसिस पे हायर पोजीशंस तक जा सकते हो, अपने करियर को बिल्टअप कर सकते हो। प्रमोशन इज़ बेस्ड बोथ अपॉन मैरिट एंड सीनियरिटी। तो प्रमोशन दोनों तरीके से होती है ब्यूरोक्रेसी में। मैरिट के बेसिस पे भी होती है कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करो और आप अपना लेवल जो है इंक्रीज़ कर सकते हो। दूसरा सीनियरिटी कि आप काफ़ी टाइम से ब्यूरोक्रेटिक पर्सन हो, आप काम कर रहे हो और आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंसेस है, तो उसके अकॉर्डिंग भी सीनियरिटी के बेसिस पे प्रमोशन होती है। प्रमोशन बाय मेरिट ऑल्सो इंश्योर्स एफिशिएंसी। अगर यहाँ पर प्रमोशन हो रही है मेरिट के अकॉर्डिंग कि आप एक पेपर क्लियर कर रहे हो या एक इंटरव्यू दे रहे हो, तब आपको प्रमोशन मिल रही है, तो यहाँ पर अगेन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ब्यूरोक्रेसी की काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है अपने आप को अप टू डेट रख रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं टाइम के साथ। 7th पॉइंट है फिक्स्ड रिम्यूनरेशन। वर्क इज़ रिवॉर्डेड बाय अ रेगुलर सैलरी। अब जो भी काम कोई एम्प्लॉय करेगा उसको रेगुलर सैलरी दी जाएगी।
in addition to the salary, there is generally a provision for the pension और अ प्रोविडेंट फंड टू टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉय। अब सैलरी के साथ साथ आपको पेंशन भी दी जाएगी, साथ के साथ आपको प्रोविडेंट फंड यानी कि जो भी इसके अलावा फैसिलिटीज़ होती हैं एक एम्प्लॉय को जो मिलनी चाहिए वो दी जाएंगी। व्हेन ही ग्रोज ओल्ड एंड रिटायर्स फ्रॉम सर्विस, तो जैसे ही आप रिटायर हो जाओगे आपको पेंशन दी जाएगी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा और जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी आपको दी जाएंगी। ये कह सकते हो कि ब्यूरोक्रेटिव स्ट्रक्चर का पार्ट बनकर आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी सिक्योर हो जाएगी, आपको फिक्स सैलरी मिलेगी, पेंशन भी मिलेगी और बेसिक फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। नाउ 8th पॉइंट है टेक्निकल स्पेशलाइजेशन। टेक्निकल स्पेशलाइजेशन और स्किल इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? टेक्निकल स्पेशलाइजेशन। जितने भी एम्प्लॉय होंगे उन सबके पास अपनी अपनी फील्ड की कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी। द वेरी ओरिजिन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी ले इन द नीड ऑफ स्पेशल स्किल। अब ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत ही इसीलिए हुई थी कि ऑफिस में जितने भी लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं किसी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड है, ताकि वो लोग जो है मिलकर काम कर सकें एक दूसरे के साथ, उस टास्क को पूरा कर पाएँ। द पर्पस इज़ टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर हर किसी के पास स्पेसिफिक नॉलेज होगी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज अगर होगी तो वो टास्क को टाइम पे कंप्लीट करेंगे। इससे आपके जो काम करने की एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, अब जल्दी काम पूरा करोगे, आपकी जो एफिशिएंसी है काम करने की एज अ ग्रुप वो बढ़ जाएगी। द इंजीनियरिंग सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज आर द एग्जाम्पल ऑफ इट। 9th पॉइंट है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग ओनली देयर एक्सपर्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट देयर पर्सनल एंड पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो जब काम करेंगे वो अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए, अपने ऑफिस के काम के लिए, और वो बिल्कुल भी अपने पर्सनल जो व्यू पॉइंट है, अपना जो उनका व्यू है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेके या उनकी जो भी प्रेफरेंस है वो लोगों को नहीं बताएंगे, या अपनी जो एग्रीमेंट है, अपना काम है, उसमें वो चीज़ नहीं शो करेंगे। दे कैन नाइदर कंटेस्ट इलेक्शंस नॉर गिव सपोर्ट टू एनी कैंडिडेट। तो ना ही वो इलेक्शन में खड़े होंगे, ना ही वो किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। ऐसा इसलिए ताकि वो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहें, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर ना करें। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला, आपकी कंट्री के बैकबोन है, आपके कंट्री की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर वो लोग ही पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मिल जाएंगे तो कौन बताएगा कंट्री में करप्शन हो रहा है। सो इसीलिए जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको पॉलिटिकल सिनारियो में इन्वॉल्व होने की कोई भी परमिशन नहीं दी जाती है। लास्ट 10th पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एंड्स। Bureaucracy segregates official activity from the sphere of private life. The demands and interest of the personal private affairs are kept completely separate to prevent them from interfering with the rational इम्पर्सनल कंडक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटी। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो भी ऑफिशियल एक्टिविटी की जाती है वो प्राइवेट लाइफ से बिल्कुल अलग रखी जाती है। जो भी डिमांड या इंटरेस्ट होते हैं एक पर्सनल पर्सन के या पर्सनल ब्यूरोक्रेट के, उसको बिल्कुल भी मर्ज नहीं होने दिया जाता है पब्लिक अफेयर्स के साथ। जो भी वहाँ पे पेपर वर्क हो रहा है, जो भी पब्लिक वर्क हो रहा है, वो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा, ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग होगा, रैशनैलिटी के साथ होगा, लॉजिकली किया जाएगा, स्किल्ड पर्सन्स को यूज़ करके किया जाएगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटी अच्छे से कर पाए। तो इसीलिए प्राइवेट और पब्लिक एंड्स को अलग रखा जाता है। जो भी प्राइवेट डिमांड्स होती हैं, प्राइवेट इंटरेस्ट होते हैं, उसको पॉलिसी बनाते वक्त, उसको एक्टिविटी करते वक्त, उसको ऑफिस में काम करते वक्त उस चीज़ में आने नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए प्राइवेट और पब्लिक एंड्स अलग अलग होते हैं। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और योर सिलेबस, please comment below, share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers, have a nice day.